नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अब जो है आपका धीरे धीरे जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक होते जा रहा है और आपकी जो धड़कन है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी धड़कन को कम करने के लिए हम करेंट अफेयर्स स्टार्ट किए हैं और इसमें हम टारगेट लिए हैं कि 7 दिन में जो है आपको जो करेंट अफेयर्स है उसको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और इसमें आपको जो सेट 1 है वो हम कल कंप्लीट करवा दिए थे। और इसको आप जो क्या करना है कि ऐसे टाइम पर आपको ये सुनना है कि जब आपको फ्री टाइम हो। ठीक है, जब आप पढ़ लिए हैं अपने जो सेल्फ स्टडी है उसको कर लिए हैं तो इसको आप फ्री टाइम में आप सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोते समय आप सुन सकते हैं, जागते समय सुबह उठते हैं उस समय एक बार सुन लीजिए, एक बार सोते समय सुन लीजिए। और इसको क्या होगा कि एक बार आप पढ़ लिए और दूसरी बार अगर आप सुन लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपको पूरी तरह से माइंड में याद हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार आपको परीक्षा भी आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। तो आइए एक शेर के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। इसलिए आप संकल्प कर लीजिए कि दरोगा जो है वो निकालना है तो निकालना है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कुछ टॉपिक जो है वो हम कल पढ़ा दिए थे, आज इसका लास्ट टॉपिक है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश कौन था? तो किसको भारोत्तोलन में प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो रोमानिया को। ठीक है, इसीलिए बेचारा रोने लगा था। ठीक है, रोमानिया भारोत्तोलन पर इसको प्रतिबंधित कर दिया था, किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे। जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय पुरुष के हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी? तो रानी रामपाल थी। कौन थी? रानी रामपाल। रानी रामपाल क्या थी? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान थी ओलंपिक में। आप इसको क्या कीजिए कि बार बार हम सुनते रहिए, इसलिए हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि ताकि आपको बार बार कानों के पास जाए तो आपको याद हो जाए। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थी? तो लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड क्या थी कि ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट थी। ट्रांसजेंडर आप लोग समझते हो कि जिनका जो है वो सेक्स चेंज करवा लेते हैं, जैसे कि पुरुष हैं तो महिला में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उन्हीं को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। तो ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थी? तो लॉरेल हबर्ड थी। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसको मिला था? तो यांग कियान ने जीता था। किसने जीता था? यांग कियान ने जीता था। भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है, देख रहे हैं कि मीराबाई चानू महिला होकर पहला पदक जीत ली थी, इसलिए महिला भी अब किसी क्षेत्र में कम नहीं है। अब दरोगा में भी देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं क्वालिफाई करती हैं। तो मीराबाई चानू क्या थी? भारत की तरफ से पहला पदक जीती थी और ये जो जीती थी रजत पदक जीती थी। ठीक है, और ये भारोत्तोलन में जीती थी। मीराबाई चानू जो है इनका संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। आप ये संबंध भी याद रखते रहिएगा कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। भारत का दूसरा रजत पदक किसने जीता था? तो रवि कुमार दहिया ने जीता था। किसने? रवि कुमार दहिया ने जीता था, कुश्ती में जीता था। ठीक है, और ये 57 केजी वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि रवि कुमार दहिया ने भारत का दूसरा रजत पदक जीता था और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो यह आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि नीरज चोपड़ा ने जीता था और ये भाला फेंक में जीते थे। भाला फेंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो कहते हैं। और ये कितना मीटर तक फेंक दिए थे? 87.58 मीटर तक फेंक दिए थे। ठीक है, और जब जीते थे तो ये कह रहे थे कि हमारे मन में दिमाग में यही चल रहा था कि हम एक रिकॉर्ड स्थापित करें। लेकिन चलिए, रिकॉर्ड स्थापित तो नहीं कर पाए, लेकिन भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक ये जरूर ले पाए। और ये एथलीट में जो है ये 100 सालों बाद, मतलब कि ये नीरज चोपड़ा जो है ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, किसमें? भाला फेंक में जीते हैं। तो इसीलिए, और ये बहुत मतलब कि जब हम इनका कहानी सुन रहे थे तो इतना मतलब कि अपने कहानी के बारे में बता रहे थे कि कैसे कैसे कितना ये मेहनत करते थे। तो इन्हीं पर एक शेर याद आ गया कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। ठीक है, आज ये स्वर्ण पदक जीते हैं तो इनके पीछे इनकी मेहनत को देखिए कि कितनी मेहनत किए थे ये।
तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के लिए कांस्य पदक कौन कौन जीते थे। तो लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। अब लवलीना बोरगोहेन क्या किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। दूसरा पीवी सिंधु, इनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। बजरंग पुनिया, तो ये कुश्ती से संबंधित है। अब बजरंग बली क्या करेंगे, कुश्ती ही करेंगे, क्योंकि बजरंग बली को अद्भुत बलशाली कहा जाता था। पुरुष हॉकी टीम ने जीता था, किसको, जर्मनी को हराकर, मतलब कि 41 वर्षों बाद जो है वो पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। और यही हॉकी टीम मतलब कि जब ध्यानचंद के समय लगातार ये जीतती थी, मतलब कि 7 बार 8 बार रिकॉर्ड बना दी थी हॉकी टीम। लेकिन आज ये मतलब कि 41 वर्षों बाद जीती है और वो भी में कांस्य पदक जीती है। चलिए ये अच्छी बात है, आगे स्वर्ण पदक भी जीत सकती है। तो कौन कौन जीते थे, तो लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम ने। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ये एक महिला जीती थी, एम्मा मैककॉन। किसने, एम्मा मैककॉन, किसने, एम्मा मैककॉन, ये ऑस्ट्रेलिया की एक तैराक हैं, ठीक है। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक किसने जीता था पुरुष में, कालेब ड्रेसेल, कालेब ड्रेसेल, ये भी अमेरिका के तैराक हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि मतलब कि ये अकेले मतलब कि इतना स्वर्ण पदक जीत ले अमेरिका की कि पूरा भारत के पदक के बराबर है ये, और वो में अकेले इनका स्वर्ण पदक है। तो महिला में कौन है, एमा मैककॉन और कालेब ड्रेसेल। अच्छा, अब आते अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो अमेरिका रहा। कुल कितना पदक, 113 पदक रहा। कौन, अमेरिका कुल 113 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा टोक्यो ओलंपिक में। दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पर कौन था, तो दूसरा स्थान पर चीन था और तीसरा स्थान पर कौन था, जापान था, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का जो स्थान था वो 48वां स्थान था, जिसमें कि आपको 1 स्वर्ण जीता था, 2 रजत जीता था, 4 कांस्य जीता था और कुल आपको 7 पदक जो है वो भारत जीता था, ठीक है। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो ओलंपिक है वो ख़त्म हो गया। अब आते हैं 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का। तो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली IAS अधिकारी कौन थे, तो सुहास यतिराज, ठीक है। ये अभी नोएडा के DM हैं और इन्होंने पैरा ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले ये पहले IAS अधिकारी हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रथम स्थान किसका था 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक में, तो ये चीन का स्थान था। चीन हर एक चीज़ में आगे रहता है यार। अब देख रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भी ये दूसरे स्थान पर था, टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये प्रथम स्थान पर आ गया है। अब आते हैं दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन था और तीसरे स्थान पर अमेरिका था, ठीक है। अब भारत का स्थान, तो मेरा प्यारा भारत का स्थान जो था वो 24वें स्थान पर था, जिसमें आपको 5 स्वर्ण पदक जीता था, 8 रजत, 6 कांस्य जीता था। टोटल आपको 19 पदक जीता था इसमें, ठीक है। तो भारत कौन से स्थान पर था, तो आपको 24वां स्थान पर था। और कितना पदक जीता था भारत, तो 19 पदक जीता था। पैरा ओलंपिक पदक में पहली भारतीय महिला, पहली ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जो पैरा ओलंपिक पदक में पदक जीती है, पैरा ओलंपिक में पदक जीती है, तो ये दीपा मलिक हैं। दीपा मलिक ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जो पैरा ओलंपिक में पदक जीती हैं। और ये कौन से पदक जीती थी, तो ये रजत पदक जीती थी, ठीक है। अब बिहार के भी पदक विजेता हैं 2, जिन्होंने बिहार का मान बढ़ाया। ऐसे ऐसे लोगों पर हमें गर्व आता है कि ये बिहार से होकर गए और इन्होंने बिहार का नाम किया पैरा ओलंपिक में। तो कौन कौन थे, प्रमोद भगत थे, ठीक है। और ये बिहार के हैं और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। कौन, प्रमोद भगत, ठीक है। और दूसरे कौन है, शरद कुमार कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है और ये हाई जंप में कांस्य पदक जीते थे। कौन, प्रमोद भगत और शरद कुमार। कौन, प्रमोद भगत और शरद कुमार, ठीक है। अब आते हैं 14वां IPL 2021 में। तो ऑरेंज कप किनको मिला था, तो ऋतुराज गायकवाड़ को मिला था, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं ये सर्वाधिक रन जो हैं 635 रन इन्होंने बनाया था। और जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं एक सीज़न में उनको ऑरेंज कप मिलता है। तो किनको मिला था, ऋतुराज गायकवाड़ को। अब पर्पल कैप किनको मिला था, तो हर्षल पटेल को मिला था। देख रहे
पर्पल लगा हुआ है तो इसमें पटेल लगा हुआ है, प से स्टार्ट है, तो हर्षल पटेल को मिला था। और इन्होंने कितना विकेट लिया था, तो सर्वाधिक 32 विकेट इन्होंने लिया था। तो जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं उनको पर्पल कैप मिलता है। ठीक है, तो ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़, पर्पल कैप हर्षल पटेल। ठीक है, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे बने थे, तो हर्षल पटेल बने थे। अब भाई सबसे ज़्यादा विकेट लेंगे तो मोस्ट वैल्यूएबल बनेंगे ही, तो ये हर्षल पटेल थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे, तो ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। कौन बने हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। क्या बने हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बने हैं, तो ये वेंकटेश अय्यर बने हैं। ठीक है, पावर प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बने हैं, वेंकटेश अय्यर बने हैं। गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन बने हैं, तो ये हर्षल पटेल बने हैं, क्योंकि इन्होंने 32 विकेट लिया है और ये पर्पल कैप विजेता भी हैं। तो गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन बने हैं, हर्षल पटेल बने हैं। फिर और क्या क्या बने हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बने हैं, गेम चेंजर ऑफ द सीजन भी बने हैं और पर्पल कप विजेता भी बने हैं। पर्पल कैप फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, तो ये राजस्थान रॉयल्स को मिला है। किसको मिला है, राजस्थान रॉयल्स को मिला है। और सर्वाधिक छक्का तो ये केएल राहुल लगाए हैं। सर्वाधिक छक्का किसने लगाया है, तो केएल राहुल ने लगाया है। और कितना छक्का मारे थे, 30 छक्का टोटल लगाए थे। ठीक है, अब आते हैं प्रमुख खेलों के शुभंकर। ठीक है, ये सब हम आपको मेन टॉपिक ही करवा रहे हैं। ठीक है, अब 32वां जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर मिराई तोवा था। क्या था, मिराई तोवा था। अब टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था, तो ये सोमाइटी था। क्या था, सोमाइटी था। और 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होगा, इसका शुभंकर क्या होगा, तो पेरी होगा। ठीक है, कैसा कैसा नाम है, पेरी, तो सोमाइटी, मिराई तोवा। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या होगा, पेरी होगा। अब 19वां एशियाई खेल 2022 में जो होगा, उसका क्या होगा शुभंकर, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। क्या, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ये जो ट्रिपलेट्स है वो हम मैथ में पढ़ते थे कि 3, 4, 5 को ट्रिपलेट कहा जाता है, 5, 12, 13 को ट्रिपलेट कहा जाता है। मैथ में ये सब हम पढ़ते थे। तो 3 ट्रिपलेट्स मतलब कि 3 रोबोट। ठीक है, इसका जो है वो शुभंकर होगा। किसका, 19वां एशियाई खेल का। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का पेरी होगा। राष्ट्रीय खेल 2022 का क्या होगा, क्लाउडेड तेंदुआ होगा। क्लाउडेड तेंदुआ किसका होगा, राष्ट्रीय खेल 2022 का जो है वो शुभंकर होगा। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में जो होना है उसका शुभंकर क्या होगा, विंग ड्वेन ड्वेन। क्या होगा, विंग ड्वेन ड्वेन। ठीक है, आपको इसको बार बार हम देख रहे हैं कि बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार आपके कानों में जाए और याद हो जाए। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या होगा, विंग ड्वेन ड्वेन। एशियन पैरालंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या होगा, तो फेई फेई होगा, फेई फेई। ठीक है, ये किसका होगा, एशियन पैरालंपिक खेल 2022 का होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देख रहे हैं कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जो इस साल हुआ था, तो ये कैवा संस्करण था, तो इसका पहला संस्करण था। मतलब कि ये पहला बार ही ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित हुआ था। फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो एजेस बाउल स्टेडियम है। कहाँ है, एजेस बाउल स्टेडियम जो है ये इंग्लैंड में है। ठीक है, यहीं पर फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, और इसमें कुल जो टीम है वो आपको 9 टीम इसमें भाग ली थी। ठीक है, अब इसका विजेता कौन बना था, तो इसका विजेता जो है वो न्यूजीलैंड बनी है। ठीक है, कौन बना है विजेता, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का, तो ये न्यूजीलैंड बनी है। अब न्यूजीलैंड के कप्तान कौन थे, तो केन विलियमसन थे, जो अभी भी कप्तान है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि इसका उप विजेता कौन था, तो उप विजेता भारत था। मतलब कि भारत जो है न्यूजीलैंड से हार गया था। और कप्तान कौन थे, तो भारत की तरफ से विराट कोहली हैं, जो कि कल से विवादों में रह रहे हैं। ठीक है, अभी तक मतलब कि विराट कोहली जो हैं एक भी मैच ऐसा नहीं है जो आईसीसी टूर्नामेंट अभी जीते हैं अपनी कप्तानी में। ठीक है, सर्वाधिक रन कौन बनाए थे इसमें, मार्नस लाबुशेन। कौन बनाए हैं, मार्नस लाबुशेन। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विकेट कौन लिए थे, तो हमारे प्यारे भारत के प्यारे अश्विन जी लिए थे, आर अश्विन लिए थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुने गए थे, तो काइल जेमिसन। प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुने गए थे, काइल जेमिसन। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने थे,
केन विलियमसन बने थे, खुद कप्तान साहब भी बन गए थे। ठीक है, अब प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल पढ़ लेते हैं। देख रहे हैं कि हम हर एक से आपको 5-5 4-4 उठाए हैं ताकि आपको भार भी ना पड़े, आपको याद भी हो जाए। अब 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये टोक्यो जापान में टोक्यो में आयोजित हुआ था। ठीक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2024 में होना है वो कहाँ आयोजित होगा? तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 से कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो ये लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, लॉस एंजलिस कहाँ है? अमेरिका है। ठीक है, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन में होगा। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि 2021 का कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस हो गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस हो गया। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन हो गया। ठीक है, अब आते हैं पद्म विभूषण जो 2021 में मिला है। तो टोटल आपको 7 व्यक्तियों को मिला है। उन्हीं 7 व्यक्तियों के बारे में जानते हैं कि किनको किनको मिला है और इनका संबंध किस किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि पहला जो है ये शिंजो अबे को मिला है। ठीक है, शिंजो अबे क्या थे? तो जापान के प्रधानमंत्री थे। तो जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनको जन सेवा के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो किनको मिला था? तो शिंजो अबे को मिला था। एसपी बालसुब्रमण्यम को मिला है। एसपी बालसुब्रमण्यम क्या किस चीज़ से संबंधित हैं? तो कला से संबंधित है और ये तमिलनाडु के हैं। देख रहे हैं कि सुब्रमण्यम ये सब तमिलनाडु की तरफ ज़्यादा लगता है, तो ये तमिलनाडु से हैं और इनका संबंध क्या से है? कला से है। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेंगड़े क्या है? चिकित्सक हैं। ठीक है, इनका संबंध क्या से है? डॉक्टर बेले मोनप्पा हेंगड़े का संबंध चिकित्सा से है और ये भी तमिलनाडु के हैं। नरिंदर सिंह कपानी, तो नरिंदर सिंह कपानी के संबंध किससे है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है और ये यूएसए से संबंधित है। हैं तो भारतीय मूल के लेकिन ये यूएसए से संबंधित है। तो नरिंदर सिंह कपानी को मिला था। अब और किसको किसको मिला था? तो मौलाना वहीदुद्दीन खान। किसको? मौलाना वहीदुद्दीन खान जो कि अध्यात्म से संबंधित है। ठीक है, और बीबी लाल को मिला था जो कि पुरातत्ववादी हैं। किसको मिला था? बीबी लाल को मिला था। और अंतिम जो है वो सुदर्शन साहू को मिला था जो कि कला से संबंधित हैं और ये उड़ीसा से आते हैं। तो किनको किनको मिला है? शिंजो आबे, एसपी बालसुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेंगड़े, नरिंदर सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू को मिला है। ठीक है, अब आते हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार में 3 जो नोबेल पुरस्कार हैं वो हम पहले करवा दिए थे, जिसमें कि आपको चिकित्सा से करवा दिए थे, रसायन और भौतिकी से करवा दिए थे। ठीक है, अब शांति, अर्थशास्त्र और जो है आपको एक और बचा हुआ है साहित्य का, तो साहित्य से बचा हुआ है। ठीक है, तो शांति में किसको मिला था? तो मारिया रेसा को मिला था। किसको? मारिया रेसा जो हैं, मारिया रेसा कहाँ के हैं? फिलीपींस के हैं। ठीक है, इनको शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और दूसरा किनको मिला है? दिमित्री मुरातोव को मिला है। किसको? दिमित्री मुरातोव को। ठीक है, आप एक नाम भी याद रख सकते हैं, मारिया और दिमित्री को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। किसको? मारिया और दिमित्री को मिला है। किस लिए इनको मिला है? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे कि हर किसी को बोलने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, इसी की स्वतंत्रता के लिए ये प्रयास कर रहे थे और इसलिए इनको शांति का पुरस्कार मिला है। किनको किनको? मारिया और दिमित्री को मिला है। किनको? मारिया और दिमित्री को। अर्थशास्त्र का किसको मिला है? डेविड कार्ड को। देख रहे हैं, अर्थ माने मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, तो डेविड कार्ड पैसा से संबंधित है। जोशुआ मतलब कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास जोश बढ़ जाता है, तो जोशुआ डी एंग्रिस्ट किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है। और गुइडो डब्ल्यू इम्बेसन, तो जब कोई आपको पैसा देता है तो क्या कहते हैं? गुड गुड गुड। ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो किनको किनको मिला है? डेविड कार्ड, जोशुआ और गुइडो को मिला है अर्थशास्त्र में। ठीक है, और ये क्या किस क्षेत्र में मिला था? तो श्रम अर्थशास्त्र में योगदान दिए थे और कारणीय संबंधों के विश्लेषण किए थे। ठीक है, अब साहित्य में किनको मिला है? तो साहित्य में आपको एक को मिला है। किनको? अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है। किसको? अब्दुल रजाक गुरनाह के मिला है जो कि तंजानिया के हैं। ठीक है, इनका प्रमुख उपन्यास क्या है? तो पैराडाइज है। पैराडाइज मतलब क्या होता है? स्वर्ग।
ठीक है। तो किनको मिला है? अब्दुल रजाक गुरनाह को साहित्य का जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 का। ठीक है, आपको नोबेल पुरस्कार पूरा ख़त्म करवा दिए, नोबेल फिर टोक्यो ओलंपिक ख़त्म करवा दिए, पैरा ओलंपिक ख़त्म करवा दिए। इसी प्रकार आपको धीरे धीरे सारा आपको ख़त्म करवाते जाएंगे। अब आते हैं 74वां बाफ्टा पुरस्कार। तो देखिए, बाफ्टा पुरस्कार याद करना बहुत आसान है। अगर आपके नोबेल ऑस्कर पुरस्कार अगर आपको याद है 2021 का, तो आप बाफ्टा पुरस्कार भी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम ही मिलता है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाफ्टा पुरस्कार के लिए कौन चुना गया था? नोमैडलैंड को मिला है, और इसको ऑस्कर फिल्म भी, ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। तो अगर आप बाफ्टा या और ऑस्कर दोनों का सेम मिलता है। ठीक है, अगर बाफ्टा याद हो गया तो आपको ऑस्कर याद हो गया, अगर ऑस्कर याद हो गया तो आपको बाफ्टा याद हो गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं? तो क्लो झाओ को मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। ये किसके निर्देशक हैं? नोमैडलैंड के निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो एंथनी हॉपकिंस को बाफ्टा पुरस्कार मिला है। किस फिल्म के लिए? फिल्म द फादर के लिए मिला है। ठीक है, ठीक, किसको? एंथनी हॉपकिंस को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को, ये फिल्म में नोमैडलैंड में अभिनेत्री हैं। ठीक है, तो बाफ्टा पुरस्कार किसको किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नोमैडलैंड को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को। और यही सेम आपका ऑस्कर में भी है। ठीक है, कि ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसको मिला है? नोमैडलैंड को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को। अब आते हैं परिवर्तित नामों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फैजाबाद का रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो अयोध्या कैंट रखा गया है। ठीक है, भाजपा जो है ना, नाम परिवर्तित करने में बहुत तेज है। ठीक है, तो इसलिए फैजाबाद रेलवे स्टेशन को नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट रखा गया है। मिड डे मील योजना को क्या चेंज कर दिया गया है? पीएम पोषण स्कीम। क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया है। किसको? मिड डे मील को। ठीक है, अब आते हैं अगला, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम क्या बदल कर दिया गया है? तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को क्या नाम रखा गया है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मतलब कि राजीव गांधी से भाजपा को बहुत ज़्यादा एलर्जी है। देख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम चेंज कर दिया गया है, राजीव गांधी को हटा दिया गया है। ठीक है, तो मतलब कि असम में भाजपा की सरकार भी है, इसलिए भाजपा मतलब कि हटा दिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था उसको भी नाम बदल कर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। सेना खेल संस्थान, सेना खेल संस्थान कहाँ है? पुणे में है। इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, सेना खेल संस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। क्योंकि किस लिए? क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए इनके सम्मान के लिए सेना खेल संस्थान का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। और ये सेना में बहुत अच्छे पोस्ट पर भी है नीरज चोपड़ा जी। अलीगढ़ का नाम क्या रखा गया है? हरिगढ़। वाह, बहुत अच्छा नाम। अलीगढ़ का नाम क्या रखा गया है? हरिगढ़ रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं जीआई टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जीआई टैग में सिरार खोंग जिसको हाथी मिर्च भी कहा जाता है। हाथी मिर्च मतलब हाथी के टाइप का होता है क्या? तो ये जो मिर्च होता है ये हाथी के टाइप का होता है। सिरार खोंग इसको कहा जाता है। ये आपको मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। तामेंगलोंग संतरा एक है जिसको जो मणिपुर से संबंधित है, ये जीआई टैग इसको भी मिला है। टेराकोटा, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन को क्या कहा था? टेराकोटा कहा जाता था। तो इसको क्या मतलब कि कहाँ से संबंधित है? ये गोरखपुर से संबंधित है टेराकोटा। एडिड्यूर मिर्च तो और कटिकट्टू आम, ये कहाँ संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। देख रहे हैं कि इसका नाम से ही लग रहा है कि केरल के भाषा, मतलब कि कटिटट्टू ये सब जो होता है ना, ये केरल के भाषा है। ठीक है, तो एडिड्यूर मिर्च और कटिटट्टू आम कहाँ से है? कटिकट्टू आम केरल से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग मिला है। सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। ठीक है, तो सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ संबंधित है? ये झारखंड से संबंधित है। कोइलपट्टी कदलाई मिताई, तो ये मूंगफली कैंडी, ये क्या है यार? जगह का नाम है, बताइएगा तो आप लोग। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, कोविलपट्टी कदलाई मिताई। ठीक है,
अब आते हैं मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। तो मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले गरुड़ ऐप। तो गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। किसने? निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। ये गरुड़ ऐप क्यों लॉन्च किया गया? इससे क्या होगा कि मतदान केंद्र जो होंगे उसको डिजिटल मैपिंग किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? गरुड़ ऐप के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं प्रगति ऐप। प्रगति ऐप कौन लॉन्च किया है? तो ये LIC लॉन्च किया है। ये किस लिए लॉन्च किया है? ताकि विकास जो अधिकारी हैं उनको विशेष प्रदर्शन के लिए का विश्लेषण किया जाएगा कि कैसा इनका प्रदर्शन किया गया है, कैसे प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? LIC ने लॉन्च किया है। समर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? ताकि इस पर क्या होगा कि घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। मतलब कि आपको जो कोई भी काम करने का मन हो वो घर बैठे ही ये काम करना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा समर्पण पोर्टल में जा कर के। ठीक है, वाई ब्रेक ऐप कौन लॉन्च किया है? तो ये आयुष मंत्रालय लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है? वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं वो 5 मिनट का ब्रेक लेकर के योग करें। ठीक है, 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में किया गया है। ठीक है, ये क्या है? वाई ब्रेक ऐप। ठीक है, ई गोपाला ऐप। ई गोपाला, गोपाला किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। भगवान कृष्ण का नाम है गोपाल। ठीक है, तो ये दूध बहुत पीते थे। तो ई गोपाला ऐप तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित है, लॉन्च जारी किया था। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो डेयरी जो है वो किसानों की मदद करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये किसानों की मदद करने के लिए, जैसे जो दूध का व्यापार करते हैं उनकी मदद के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑडियो कुंभ ऐप। तो ऑडियो कुंभ ऐप किसने लॉन्च किया था? तो ये मोहन भागवत जी ने लॉन्च किया था। ये क्या है? RSS के सरसंघ चालक हैं। ठीक है, अब ये किस लिए इंस्टॉल किया गया था? ताकि इस ऐप के द्वारा क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। जो भी राष्ट्रीय महत्व के पुस्तक होंगे उसको निःशुल्क सुन सकेंगे ऑडियो कुंभ ऐप के माध्यम से। ठीक है, प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, तो ये किस लिए क्या है? क्योंकि 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस लिए? प्राण पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है। फिट इंडिया ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये किस लिए लॉन्च किया है? तो फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ई श्रम पोर्टल किसने जारी किया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किया है। किस लिए जारी किया है? तो असंगठित जो मजदूर होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है, जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोकण शक्ति 2021 किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत ब्रिटेन के बीच हुआ था। कोकण शक्ति 2021 भारत ब्रिटेन, कोकण शक्ति 2021 भारत ब्रिटेन के बीच में हुआ था। युद्ध अभ्यास 2021 भारत अमेरिका के बीच में हुआ था। युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। ठीक है, अजय वॉरियर्स 2021 किसके बीच हुआ था? तो भारत और UK यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ था। अजय वॉरियर 2021 किसके बीच हुआ था? तो भारत और UK के बीच हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मालाबार अभ्यास 2021 किसके बीच हुआ था? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ना, ये क्वाड के संगठन, एक क्वाड एक संगठन है। ठीक है, जिसमें कि 4 देश शामिल हैं। ठीक है, तो यही चारों देश जो हैं वो मालाबार अभ्यास में भाग लिए थे। ठीक है, और इस कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। कौन है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने मालाबार अभ्यास किया था। जिमेक्स 5वां 2021 किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और जापान के लिए। देख रहे हैं कि जे से जापान होता है और आई से इंडिया होता है, तो जिमेक्स भारत और जापान के बीच। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कोकण शक्ति भारत ब्रिटेन, युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका, अजय वॉरियर भारत UK, मालाबार अभ्यास भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया, जिमेक्स भारत जापान। अब आते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि देश के पहले लोकपाल कौन थे?
तो पिनाकी चंद्र घोष। तो ये आपको दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नित्य गोपाल दास। कौन बने हैं? नित्य गोपाल दास हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो टी.एस. त्रिमूर्ति बने हैं। कौन बने हैं? टी.एस. त्रिमूर्ति बने हैं। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो विशाल वी शर्मा बने हैं। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा बने हैं। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो चेतन शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? चेतन शर्मा बने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें आपको टोटल जो है 95 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, ठीक है। और इतना क्वेश्चन नहीं देंगे तो जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और कल आएगा करंट आपका सेट 3 और हो सकता है कि कल 2 वीडियो आए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।